एक आम घूंट में लगभग 18 ग्राम पानी होता है ना? लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि उस एक छोटे से घूंट में पानी के इतने अणु होते हैं जितने शायद पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सितारे भी नहीं होंगे? ये सच में हैरान करने वाला तथ्य है। और इतनी अकल्पनीय रूप से बड़ी संख्याओं को विज्ञान आखिर कैसे मापता है, इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है: मोल। बिल्कुल। और आज की हमारी इस विस्तार से चर्चा का मकसद रसायन विज्ञान की इसी सबसे महत्वपूर्ण विषय को डिकोड करना है। आज हम इन नोट्स को एक एक करके ऐसे समझेंगे जैसे कोई बहुत ही शानदार ऑनलाइन ट्यूटर किसी वन-ऑन-वन क्लास में समझा रहा हो। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जब मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान की बात आती है तो अक्सर ये विषय किसी विदेशी भाषा जैसा लगता है। सही कहा। इन नोट्स के पहली स्लाइड को देखकर ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोसेटा स्टोन मिल गया हो। इसमें एक शानदार एक्सपर्ट टिप दी गई है कि कैसे एक ही बात को कहने की 3 अलग-अलग परिभाषाएं मौजूद हैं। और हम सिर्फ इस पर ध्यान नहीं देंगे कि ये परिभाषाएं क्या हैं, हम क्यों पर भी बात करेंगे। जी, आखिर इस कॉन्सेप्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो चलिए सीधे स्लाइड 1 से शुरुआत करते हैं। मोल क्या है और इसका इतिहास। किसी भी नई चीज को समझने से पहले उसका नाम जानना जरूरी है ना? बिल्कुल। तो वर्ष 1896 में विल्हेम ओस्टवाल्ड नाम के वैज्ञानिक ने ये मोल शब्द दिया था। ये लैटिन शब्द मोल्स से आया है। मोल्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या एक बहुत बड़ा समूह। और फिर जाकर 1967 में इसे एक मानक एसआई मात्रक के रूप में स्वीकार किया गया। अच्छा, लेकिन ओस्टवार्ड ने इसे ढेर क्यों कहा? क्या हम परमाणुओं को सच में गिन सकते हैं? मुझे तो ये बिल्कुल उस दर्जन वाले कॉन्सेप्ट की तरह लग रहा है। आप दर्जन से इसकी तुलना कर सकती हैं। हाँ, जैसे एक दर्जन का मतलब हमेशा 12 केले या 12 अंडे होता है, वैसे ही एक मोल भी सिर्फ एक संख्या है। लेकिन परमाणुओं का ढेर क्यों? क्योंकि परमाणु इतने छोटे होते हैं कि उन्हें अलग अलग पकड़ना या गिनना असंभव है। प्रयोगशाला में हम ये नहीं कह सकते कि मुझे 10 परमाणु चाहिए। उन्हें हमेशा एक ढेर के रूप में ही मापना पड़ता है। ये तो बहुत व्यावहारिक बात हुई। नोट्स में इसकी परिभाषा लिखी है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतनी ही कण होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में होते हैं। एकदम सही। लेकिन एक सवाल है, अगर एक मानक ही तय करना था तो कार्बन 12 ही क्यों? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन क्यों नहीं? ये विज्ञान के इतिहास की एक बहुत ही रोचक कहानी है। शुरुआत में ऑक्सीजन 16 का ही इस्तेमाल पैमाने के रूप में होता था। अच्छा, तो फिर कार्बन पर क्यों आए? वहां एक बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। जो भौतिक विज्ञानी थे वे ऑक्सीजन के सिर्फ उस समस्थानिक को मानक मान रहे थे जिसका द्रव्यमान 16 था। और रसायन शास्त्री प्राकृतिक रूप से मिलने वाले ऑक्सीजन को मानक मान रहे थे, जिसमें ऑक्सीजन 16, 17 और 18 का मिश्रण होता था। लेकिन रुकिए, इसका मतलब है कि रसायन शास्त्रियों और भौतिक विज्ञानियों के पास परमाणु भार की 2 अलग-अलग टेबल तैयार हो गई थी। बिल्कुल। और विज्ञान में इस तरह का कंफ्यूजन नहीं चल सकता। इसलिए 1961 में दोनों समूहों ने एक समझौते के तहत कार्बन 12 को नया वैश्विक मानक चुना। कार्बन 12 में ऐसा क्या खास था? इसके 3 ठोस कारण थे। पहला, ये हर जगह आसानी से मिल जाता है। दूसरा, ये कमरे के तापमान पर ठोस है जिसे तौलना आसान होता है। और तीसरा, इसका द्रव्यमान बहुत ही सटीक है। समझ गई। तो ठीक 12 ग्राम कार्बन 12 को एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बना दिया गया। हाँ। अब अगर हम अगली स्लाइड पर चलें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये तो तय हो गया कि 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु होंगे वो 1 मोल है। लेकिन उस 12 ग्राम में असल में परमाणु है कितने? यही सबसे बड़ा रहस्य था, क्योंकि उस समय परमाणुओं को देखना भी मुमकिन नहीं था। तो फिर ये गिनती कैसे हुई? इसके लिए एक बहुत ही आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल हुआ, जिसे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी या मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर काम कैसे करता है? किसी एक अकेले परमाणु का वजन नापना तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि तेज हवा चल रही है और उस हवा में एक टेनिस बॉल और एक भारी लोहे की गेंद फेंकी जाती है। जाहिर है टेनिस बॉल हवा से ज्यादा भटकेगी। बिल्कुल,
मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी कुछ ऐसा ही होता है। परमाणुओं को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है। परमाणु जितना हल्का होता है, चुंबक उसे उतना ही ज्यादा मोड़ देता है। अरे वाह! तो इस घुमाव को मापकर एक अकेले परमाणु का सटीक द्रव्यमान निकाल लिया गया। हाँ, और कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान आया 1.99248 गुणा 10⁻⁻23 ग्राम। 10⁻⁻23, ये तो इतना कम वजन है कि इसे कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसके बाद बस थोड़ा सा गणित लगाना था। 1 मोल की गणना करने के लिए 12 ग्राम को इस एक परमाणु के द्रव्यमान से भाग दे दिया गया। तो जब 12 को 1.99 वाली अत्यधिक छोटी संख्या से भाग दिया गया, नोट्स के मुताबिक परिणाम आया 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु, जिसे हम आमतौर पर आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ स्लाइड में एक गजब की ऐतिहासिक विडंबना लिखी है। नोट्स बताते हैं कि दुनिया इसे एवोगाद्रो संख्या कहती है, लेकिन इसकी खोज लॉज़मिट नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये कैसे हुआ? विज्ञान में अक्सर ऐसा होता है। एवोगाद्रो ने 1811 में ही ये सिद्धांत दे दिया था कि समान तापमान और दबाव पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। लेकिन तब किसी ने उनकी बात नहीं मानी। बिल्कुल, उनके विचार को नजरअंदाज कर दिया गया। फिर 1865 के आसपास जोसेफ लोस्मीड ने हवा में मौजूद अणुओं के आकार और उनके बीच की दूरी का अनुमान लगाया। तो मेहनत लोस्मिट के और नाम एवोगाड्रो का। हाँ, बाद में जब इस संख्या का महत्व समझ आया तो एवोगाड्रो के शुरुआती योगदान को सम्मान देने के लिए इसका नाम उनके नाम पर रख दिया गया। हाँ, मतलब ये संख्या कोई जादुई आंकड़ा नहीं है। स्लाइड में एक उदाहरण है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन या 1 मोल NaCl, सबका सीधा मतलब है 6.022 गुणा 10⁻23 इकाइयां। बिल्कुल, ये सूक्ष्म दुनिया और हमारी रोजमर्रा की दुनिया के बीच एक गणितीय पुल है। लेकिन एक दिक्कत है, चूंकि हम कणों को गिन तो सकते नहीं, इसलिए हमें उन्हें तौलना पड़ता है। हाँ, तो हमारी अगली स्लाइड इसी बारे में है कि द्रव्यमान से मोल का नाता क्या है। हाँ, यहीं से ग्राम परमाणु द्रव्यमान की बात आती है। इसका सीधा सा मतलब है किसी तत्व के 1 मोल कणों के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करना। मतलब 12 ग्राम बराबर 1 मोल। एकदम सही। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16U है, तो 16 ग्राम बराबर 1 मोल। रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे बस पीरियोडिक टेबल से वो U हटाकर G लगाना है और बूम, मेरे पास 1 मोल आ गया? हाँ, यही तो रसायन विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि इस पूरी व्यवस्था को बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। ये तो बहुत आसान हो गया। लेकिन यहाँ एक विशेष नोट है जो स्लाइड में हाईलाइट किया गया है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम परमाणु की बात कर रहे हैं या अणु की। अच्छा, एटम और मॉलिक्यूल का अंतर, ये समझाएंगे? बिल्कुल। देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन गैस अकेले परमाणु के रूप में नहीं रहती, वो हमेशा जोड़े में मिलती है, जिसे हम O2 कहते हैं। तो O और O2 का वजन अलग अलग होगा। हाँ, अगर सिर्फ ऑक्सीजन परमाणु की बात करें तो 1 मोल का वजन 16 ग्राम होगा, लेकिन ऑक्सीजन अणु यानी O2 के 1 मोल का वजन 32 ग्राम होगा। समझ गए। इसी तरह H2O यानी पानी का 18 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। ठोस और तरल पदार्थों को तोलना तो आसान है, उन्हें तराजू पर रखा और वजन कर लिया। लेकिन गैसों का क्या? हवा के 1 मोल को कैसे मापेंगे? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इसीलिए हमारी चौथी स्लाइड गैसों के लिए मोल पर बात करती है। आयतन का नियम। आयतन मतलब वॉल्यूम? हाँ, गैसों को तोलना मुश्किल है, इसलिए उनका आयतन मापा जाता है। एक बहुत ही स्पष्ट नियम है कि सामान्य ताप व दाब पर, जिसे हम NTP कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बिल्कुल, NTP पर किसी भी गैसीय पदार्थ के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर? अगर मैं इसकी कल्पना करूं तो ये पानी की बड़ी बोतलों या किसी बड़े पार्टी गुब्बारे के बराबर होगा। लेकिन क्या ये नियम सच में हर गैस पर लागू होता है, चाहे वो बहुत हल्की गैस हो या भारी? हाँ, ये हर आदर्श गैस पर लागू होता है, क्योंकि गैस के कणों के बीच इतनी ज्यादा खाली जगह होती है कि उन कणों का अपना व्यक्तिगत आकार ना के बराबर हो जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे गैस के कणों को अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है।
वो एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं। बस शर्त यह है कि तापमान और दबाव समान होना चाहिए। इसीलिए ये एनटीपी वाली शर्त इतनी अहम है। हाँ, क्योंकि अगर तापमान बढ़ाया तो कण तेजी से भागेंगे और ज्यादा जगह घेरेंगे, लेकिन अगर स्थिति फिक्स है तो वे हमेशा 22.4 लीटर जगह ही घेरेंगे। ये प्रकृति का कितना सुव्यवस्थित नियम है। तो हमने मोल को संख्या, द्रव्यमान और आयतन के रूप में देख लिया। अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक मास्टर प्लान बनाने का समय है। और वो मास्टर प्लान हमारी आखिरी स्लाइड में बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है। हाँ, ये मोल ट्रायंगल और फ्लो चार्ट। पहली नजर में ये थोड़े डरावने लग सकते हैं। इसमें मोल बिल्कुल केंद्र में है। बिल्कुल, और ये मोल केंद्र में बैठकर 3 चीजों को आपस में जोड़ रहा है: आयतन, कणों की संख्या और द्रव्यमान। अगर मैं इस फ्लोचार्ट को देखूं तो ऐसा लगता है जैसे मोल कोई करेंसी एक्सचेंज या मुद्रा विनिमय केंद्र है। करेंसी एक्सचेंज, ये नजरिया दिलचस्प है। कैसे? देखिए, मान लीजिए ग्राम एक देश की मुद्रा है और लीटर दूसरे देश की। अगर मुझे ग्राम को लीटर में बदलना है तो मैं सीधा नहीं बदल सकती। मुझे पहले उसे मोल नाम की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में बदलना होगा। अरे वाह, क्या बात है, एकदम सही कहा आपने। है ना? मतलब दिए गए भार को मोलर भार से भाग दो तो मोल आ गया, और फिर उसे 22.4 से गुणा कर दो तो लीटर में आयतन मिल गया। और अगर कणों की संख्या चाहिए तो मोल को अवोगाड्रो संख्या से गुणा कर दीजिए। मतलब आपको कहीं भी जाना हो, आपको इस मोल नाम के पुल को पार करना ही होगा। इस फ्लोचार्ट ने सच में पूरी केमिस्ट्री को एक मैप में बदल दिया है। बिल्कुल। हाँ, तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि मोल कोई डरने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो रसायन विज्ञानियों का सबसे अच्छा दोस्त है। एक ऐसा पुल जो परमाणुओं के उस अदृश्य दुनिया को उस दुनिया से जोड़ता है जिसे हम देख, छू और तोल सकते हैं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार पर लौटना चाहूंगी। वो आवोगैड्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये इतनी बड़ी है कि अगर कोई इंसान हर सेकंड में एक कण गिने ना तो उसे पूरी उम्र लग जाएगी और फिर भी गिनती खत्म नहीं होगी। लाखों साल लग जाएंगे उसे गिनने में। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई एक घूंट पानी पिए, जो कि लगभग 18 ग्राम होता है, तो ये जरूर सोचिएगा कि आपने अभी-अभी ब्रह्मांड के सितारों से भी ज्यादा अणुओं को निगल लिया है। रसायन विज्ञान में हर घूंट एक पूरा ब्रह्मांड है। बिल्कुल। इस विशालता को समझना ही विज्ञान की असली खूबसूरती है। आज के सत्र में बस इतना ही। सीखते रहिए और विज्ञान के चमत्कारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते रहिए।